Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. देखिए आज हम अपने 7th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वाटर। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारा वाटर है उसका क्या मतलब क्या साइकिल है, उसकी क्या जो हमारे सोर्सेज है और किस तरह की जो है मूवमेंट्स जो है वो हमारे वाटर के अंदर जो है वो होती रहती है। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए सबसे पहले जो वाटर होता है हमारा, तो एयर के अंदर जो हमारा जो वाटर वेपर होते हैं वो कैसे आते हैं, वो हमारा जब एयर चलती है तो मान लिया कोई वाटर बॉडीज है उसके ऊपर से जब एयर ब्लो करती है तो ये अपने साथ क्या करती है, मॉइस्चर कैरी करती हुई चलती है। इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। जो सन की हीट होती है उसकी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सन की हीट की वजह से ये एयर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और गर्म एयर मैंने आपको बताया था कि गर्म एयर की जो वाटर वेपर कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो सन की हीट होती है वो क्या करती है, वो जो सन की हीट होती है इस एयर को गर्म करती है और ये गर्म एयर जो अपने साथ इस वाटर बॉडी से जो है क्या करती है, वो जो वाटर वेपर है वो कैरी करते हुए चलती है। तो इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। और जब ये वाटर वेपर जब कैरी करती है तो ये क्या हो जाता है, मतलब कूल डाउन, ये एयर क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। और जब ये कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो कंडेंस हो जाती है और वहां पर क्या करती है, वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन कर देती है। और जब क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर रेनफॉल होगा, प्रेसिपिटेशन होगी, रेनफॉल होगा, स्नो स्लीट। तो देखिए इस प्रोसेस को फिर से दोबारा से जो रेनफॉल हुआ है, जब रेनफॉल होगा तो ये जो पानी है दोबारा से ये वाटर है इसी सोर्स के अंदर, जिससे हमने जो है, जिससे जो हमारी एयर ने क्या किया था, वाटर को उठाया था, उसी के अंदर जाकर मिल जाता है, चाहे वो नदी के थ्रू या रिवर्स के थ्रू जाकर उस वाटर बॉडीज के अंदर मिल जाता है। तो इस तरीके से देखिए ये जहाँ से वाटर चला था वहीं पर पूरा का पूरा प्रोसेस होने के बाद वहीं पर वाटर जो है वापस आ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, वाटर साइकिल बोलते हैं। देखिए इसको एक मैं फिगर की सहायता से बताती हूँ। ये देखिए जैसे ये हमारी क्या है, वाटर बॉडी है, ये भी हमारी वाटर बॉडीज है। अब इसके अंदर से हमारी एयर क्या करती है, ऐसे देखिए इवेपोरेशन हो रहा है। ये देखिए एयर के साथ क्या होगा, इवेपोरेशन। ऐसे ही जहां जहां पर वाटर होगा, ये देखिए हमारी जो ट्रीज होते हैं वो भी क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो इसकी लीव से क्या निकलते हैं, इसकी लीव से भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। इसकी लीव से जो पानी बाहर निकलता है वो भी हमारी एयर के साथ क्या हो जाता है, उसके साथ इवेपोरेट हो जाता है। ऐसे ही जो हमारी माउंटेन्स के अंदर जो रिवर्स है उनके अंदर से भी होगा, ऐसे ही जो जो हमारी आइस वगैरह वो पिघल जाती है उसके अंदर से भी होगा। तो इस तरीके से एयर जो है वो जगह जगह से क्या करती है, वाटर को इवेपोरेट कर लेती है। जो सन की लाइट है उसके अंदर जो है उसकी वजह से ज्यादा इवेपोरेशन होता है। जब ये इवेपोरेट कर लेती है तो ये क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ उठती है। जब ये ऊपर की तरफ उठोगी तो वहां पर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा तो वहां पर क्या हो जाएंगे, हमारे जो क्लाउड्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी। ये देखिए तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी तो वहां पर क्या होगा, रेनफॉल होगा। जब क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी तो होगा क्या होगा, रेनफॉल होगा। और रेनफॉल होगा तो दोबारा से वो वाटर जो है वहीं वापस जो है आ जाएगा। अब देखिए जहां से वाटर चला था वहीं पर जो है दोबारा से उसी फॉर्म में वाटर आ चुका है। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पर हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा वाटर साइकिल। क्या है ये, वाटर साइकिल। ये प्रोसेस जो चलता ही रहता है, एक तरीके का क्या बन गया, ये साइकिल बन गया है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, वाटर साइकिल बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। अब देखिए जो हमारे मेजर सोर्सेज होते हैं वाटर के, वो कौन से होते हैं, जो हमारा फ्रेश वाटर होता है उसके लिए कौन कौन से हैं, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर्स। ये हमारे फ्रेश वाटर जो हमारे पीने के लायक, यूज करने के लायक होता है वो। और उसके बाद जो हमारी ओशियन बॉडीज होती हैं, सी होते हैं, वहां पर क्या कैसा वाटर मिलता है, सॉल्टी वाटर मिलता है, जो आपके यूज करने के लायक नहीं होता। तो इसके अंदर जो है काफी मात्रा में सोल्ट्स वगैरह वो डिजोल्व होता है। सोल्ट को किस नाम से भी डिनोट किया जाता है, सोडियम क्लोराइड। ये देखिए इसका जो है साइंटिफिक नेम है, इसको आप याद रख लीजिए कि सोल्ट को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। जो हमारा खाने का नमक होता है सोल्ट, उसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। ओके, ये देखिए हमारी ये वाटर बॉडीज है, यहाँ से जो है हमारी एयर जो है वो क्या करती है, वाटर को कैरी करती है। और इसके साथ साथ जो है अंदर भी छोटे छोटे ओशियन और लेक्स जो है वो आपको दिखाई दे रही है। तो ये मैप के अंदर ये देखिए कितना सारा वाटर जो आपको जो है दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो है क्या है, ये हमारे ओशन और ये वाटर है। तो यहीं से हमारी एयर क्या करती है, वाटर जो है वो वाटर उठाती है, एवापोरेट होता है वाटर। तो उसकी वजह से ही फिर क्लाउड्स वगैरह बनते हैं और वहां पर कंडेंस होने के बाद क्लाउड्स बनते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से इवेपोरेट मतलब प्रेसिपिटेशन होने के बाद वापस से वो वाटर इन्हीं ओशन के अंदर और इन्हीं लेक्स के अंदर वापस आ जाता है।
अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी कराया था, जो हमारी अर्थ का मोस्टली पार्ट होता है ना 3/4, अगर हमारी अर्थ के जो है 4 पार्ट कर दिए जाए तो उसमें 3 पार्ट तो है ना ओशियन से घिरे हुए हैं, वाटर से घिरे हुए हैं, सिर्फ ये पार्ट हमारे रहने लायक है, बाकी के 3 पार्ट जो है पानी से घिरे हुए हैं। अब देखिए इतना सब कुछ, इतना पानी होने के बाद भी हमारे पास जो है वाटर की क्या स्कैर्सिटी है, मतलब कमी है। वो कमी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि सारा पानी हमारे पीने लायक नहीं है। देखिए ओशन के अंदर कितना है, अगर पूरा पानी जो है, मान के आप 100 चले, मान लिया आपने पूरे पानी को जो है 100 मान लिया, उसमें से आपने क्या किया, उसमें से जो है 97.3% वो तो हमारा ओशियन के अंदर चला गया। अब देखिए ओशियन वाला पानी आप नहीं पी सकते क्योंकि वो काफी जो है सॉल्टी होता है। अब देखिए आइस कैप, जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं उनके अंदर, वहां पर 2% वहां पर चला गया। अब देखिए 99.3 जो है वो तो आपके पीने लायक है ही नहीं। मतलब ये पीने लायक तब होगा जब ये मेल्ट होकर आपको मिल जाए, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि आप हर एक ग्लेशियर्स के पास जाकर वहां से आप जो आइस है उसको कलेक्ट करेंगे और वहां से जो आप पीने पाए लायक पानी निकाल पाए, तो ये मुश्किल है। अब देखिए ग्राउंड वाटर 0.68, कितना कम है ग्राउंड वाटर, और इसको हम क्या कर रहे हैं, लगातार खत्म करते जा रहे हैं, पानी को निकाल निकाल के वेस्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर भी काफी सारी जो है हम मतलब अपने ग्राउंड वाटर को काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे राइस की कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा वाटर यूज होता है, बहुत ज्यादा वाटर यूज होता है, और हम क्या करते हैं कि ग्राउंड वाटर से पानी को निकाल के राइस की कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं। ऐसी जगह पर भी राइस को उगाते हैं हम जहाँ पर जो है उसको उगाना ठीक नहीं है उसके, क्योंकि वहां पर पानी की कमी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड वाटर को बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसका जो लेवल जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। फ्रेश वाटर लेक्स है हमारी, उनके अंदर देखिए 0.009, और उसके बाद देखिए इनलैंड सी है हमारे, मतलब जो मान लिया ये लैंड है, लैंड के अंदर ही कोई अगर जो हमारा सी मिलता है तो उसको इनलैंड सी बोलते हैं, मतलब वाटर बॉडी मिलती है तो वो सॉल्टी होती है, वो भी उसको भी आप पीने लायक के लिए यूज नहीं करते। 0.09। उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर के रूप में पाया जाता है, जो हमारी एयर कैरी करके रखती है, वो 0.0019। रिवर्स के अंदर देखिए कितना कम पानी है, ये देखिए इतना कम पानी। तो आप देखिए कि कौन सा पानी आप यूज कर सकते हो। ग्राउंड वाटर अच्छे से यूज कर सकते हो। फ्रेश वाटर लेक, इसको भी हम काफी जो है क्या कर देते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं, इसके अंदर कुछ गंदगी डाल देते हैं, तो इसको भी यूज करना काफी मुश्किल हो जाता है, इसको भी यूज नहीं कर सकते आप। एटमोसफेयर का वाटर तो जब प्रेसिपिटेशन होगी, रेन होगी, तभी आप यूज कर पाएंगे। और इसके साथ साथ रिवर को भी हम पोल्यूट कर रहे हैं। अगर हम जितना भी हमारा पीने लायक पानी है, अगर उसको भी हम अगर इस तरीके से पोल्यूट कर देंगे तो हमारे पास पीने के लिए क्या बचेगा, तो पानी की कमी होगी। तो ये देखिए इतना ज़्यादा पानी होने के बाद भी, इतना ज़्यादा वाटर होने के बाद भी हमारे यहाँ पर, हमारी जो अर्थ पर जो है वाटर की स्कैर्सिटी है। काफ़ी सारे एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पर सूखा पड़ता है और वहाँ पर लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं नसीब होता। तो इसलिए पानी को जो है जितना हो सके आप बचा कर रखिए, उसको ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए। उसके बाद देखिए ओशन सर्कुलेशन। देखिए ओशन के अंदर भी जो वाटर है जो वो मूवमेंट करता रहता है, उसके अंदर मूवमेंट होती रहती है। इसके बारे में मैंने जो है 6th क्लास की जो ज्योग्राफी थी उसके अंदर एक हमारा चैप्टर आया था जिसमें वाटर की मूवमेंट के बारे में आया था। तो उसमें सिर्फ हमने नेम देखा था उस टाइम पे कि वेव्स और टाइड्स और करंट्स, इस तरीके की 3 जो है उसमें कंटिन्यूसली क्या होती है, मूवमेंट होती रहती है। तो ये आज हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि जो वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होती हैं और करंट्स क्या होते हैं। तो देखिए, तो हमारे अर्थ के अंदर जो है मतलब जो हमारा ओशन है उसके अंदर 3 टाइप्स की मूवमेंट होती है। सबसे पहले वेव्स, उसके बाद टाइड्स और तीसरे नंबर पे करंट्स। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप पहले सुन लीजिए ये सब स्टार्ट करने से पहले, कि जो हमारा 22 मार्च है उसको हम वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ताकि हम लोगों को वाटर के बारे में अवेयर कर सके कि कैसे कैसे जो है हमें वाटर को वेस्ट होने से बचाना चाहिए। वाटर की हमारे पास स्कैर्सिटी है, काफ़ी कमी है, तो इसलिए हमें जो है वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखें। अब हम पढ़ते हैं वेव्स और टाइड्स और करंट्स के बारे में। देखिए सबसे पहले वेव्स देखिए जब जो विंड चलती है तो उसके साथ साथ ओशियन की वेव्स होती है ना, वो उठती हुई चलती है, ऐसे बहती हुई चलती है, तो उनको क्या बोलते हैं, वेव्स। मतलब जो किसकी वजह से होता है, वेव्स हमारी जो आती है विंड्स की मूवमेंट की वजह से। जैसे जैसे अगर विंड की मूवमेंट ज्यादा होगी, अगर स्पीडली मूवमेंट करेगी ना विंड, तो उसकी वजह से हमारी जो ओशियन की वेव्स होती है ना वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये देखिए, द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन राइजेज एंड फॉल अल्टरनेटिवली, इनको वेव कहते हैं। कि कभी जो है राइज हो रहा है उसके अंदर, कभी पीछे की जा रहा है, फिर आगे की तरफ आ रहा है, फिर पीछे की तरफ जा रहा है। ये किसकी वजह से होता है? देखिए विंड ब्लोइंग एट ए वाई हायर स्पीड, तो उसकी वजह से ह्यूज वेव क्रिएट होते हैं। जैसे एक स्टॉर्म आता है, एक तूफान आता है, काफी जो है हैवी विंड्स चलने लग जाती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, काफी ज्यादा हाई वेव्स आ जाती है।
तो अब देखिए कि अगर विंड्स हमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी हाई वेव्स बनेंगी। अगर विंड जो है हमारी कम स्पीड से फॉलो होगी तो हमारी वेव्स जो है काफ़ी हल्की होगी। तो ये हमारा विंड्स पे डिपेंड करता है, मोस्टली जो वेव्स होती है विंड्स पे डिपेंड करती है। ये देखिए इस तरीके से, ये जैसे वाटर कभी पीछे गया अब दोबारा से वापस आया, ये देखिए पीछे और वापस। तो इस तरीके से ये क्या करती है, विंड्स के साथ फॉलो करती है। विंड्स चल रही है तो पीछे की तरफ, फिर से आगे की तरफ, तो हमारी वेव्स। अब देखिए ये सुनामी क्या होती है, सुनामी। अब देखिए सुनामी जो है वो किसकी वजह से, देखिए अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कभी अर्थक्वेक होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, या जो हमारी अर्थ के अंदर जो प्लेट्स होती है ना उनके अंदर कोई मूवमेंट होती है या लैंडस्लाइड कर जाता है, उसकी वजह से जो ओशन का वाटर होता है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल बच जाती है, उसके अंदर काफ़ी जो बड़ी है वो टाइडल वेव आ जाती हैं, उनको हम सुनामी बोलते हैं। अब देखिए ये जो है कम से कम, मतलब ये कम से कम 15 मीटर हाइट तक हो सकती है। 15 मीटर, 15 मीटर आप जानते हैं, 15 मीटर हाइट। अगर ये देखिए एक इंसान की हाइट अगर 2 मीटर तक मान ली जाए, अगर हम एक इंसान की हाइट 2 मीटर तक मान लेते हैं तो 15 मीटर आप अंदाजा लगाकर देखिए कि कितनी ज़्यादा होगी। और ये सिर्फ मिनिमम है, मैक्सिमम जो है ये देखिए, मैक्सिमम जो है ये 150 मीटर तक हाई हो सकती है। 150, ये देखिए इसका 10 टाइम्स कर दीजिए, 150 मीटर, 150 मीटर तक ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकती है। और इसमें जो उनकी स्पीड होती है ना वो 1 घंटे में 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर तक जो है ये क्या कर सकती हैं, काफी स्पीड से चलती हैं। तो देखिए इंडियन ओशन के अंदर, इंडियन ओशन जो हमारे इंडिया के सदर्न पार्ट में, देखिए इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है इसके नीचे की तरफ जो मैंने बताया था आपको, ये इंडियन ओशन है। इसके अंदर जो है 2004 में, दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी। और ये किसकी वजह से आई थी, ये अर्थक्वेक की वजह से आई थी। ये जो है एक सुमात्रा जो आइलैंड है, जैसे कि ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर जो है हमारे अंडमान निकोबार है, ये मैं देखिए इसकी सहायता से आप देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पर जो है आपको छोटे, यहाँ पर जो इंडोनेशिया के जो है आपको आइलैंड दिखाई देंगे, यहाँ पर सुमात्रा आइलैंड है, तो ये इंडियन ओशन के अंदर ही पड़ता है। तो यहाँ पर जो है एक अर्थक्वेक जो है पैदा हुआ उसकी वजह से, और वो अर्थक्वेक देखिए कितने मैग्नीट्यूड का, 9.0, 9.0 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक। मैंने आपको जो है, जब मैंने सेकंड लेसन कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक रिएक्टर स्केल होता है उसकी सहायता से आप अर्थक्वेक की क्या इंटेंसिटी मापते हो। यानी अगर जो है वो 0.2, 0.3 यहाँ तक होती है तो वहाँ पर कोई डैमेज नहीं होता, 0.5 पर जो है चीज़ें गिरना शुरू हो जाती है, 6 पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, 7 पर उससे स्ट्रॉन्ग, 8 और 9 पर देखिए तो आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ये अर्थक्वेक होगा। तो देखिए ओशन के अंदर ये इतना ज़्यादा जो है, मतलब इतना ज़्यादा इंटेंसिटी वाला, मैग्नीट्यूड वाला जो अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से क्या होगा कि जो इंडियन प्लेट है ना, जो हमारे इंडिया की प्लेट है, वो जो बर्मा के जो बर्मा यानी म्यांमार है, जो हमारा इंडिया की साइड में जो दूसरा कंट्री है म्यांमार, बर्मा, उसकी प्लेट के अंदर की तरफ चली गई। ये प्लेट्स जो है मूव करके इसकी प्लेट के अंदर चली गई, और उसकी वजह से एकदम से क्या हुआ कि जो सी का फ्लोर था उसके अंदर काफी सारी सडन मूवमेंट हुई। जब इसके अंदर एकदम से धस जाएगी तो ये वेव्स क्या करेंगे, इसके नीचे एकदम से धसेगी तो ये जो है पीछे की तरफ मूव करेगा, क्या, सी जो है पीछे की तरफ मूव करेगा, और जितनी स्पीड से वो पीछे की तरफ मूव करेगा उतनी ही स्पीड से वो आगे की तरफ भी जाएगा। तो इस तरीके से जो है सुनामी की जो इसकी स्पीड थी वो कितनी थी, ये देखिए, ये देखिए आप पिक्चर की सहायता से देखिए, ये देखिए कितनी जो है, कितनी हाई, देखिए ये वेव्स, ये देखिए कितनी हाई वेव्स ये गई हैं, और कितना डिस्ट्रक्शन जो है इन्होंने मचाया है। ये देखिए, ये आप जो है सुनामी देख सकते हैं। अब देखिए इसकी जो हाइट, इसकी जो स्पीड है ना वो 800 किलोमीटर तक चली गई थी। 1 घंटे में 800 किलोमीटर तक की स्पीड जो इसने ट्रेवल की। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया का जो नदन पॉइंट, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था ना, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे साउथ में जो पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारा अंडमान निकोबार के अंदर था, वो इसकी वजह से क्या हो गया, सबमर्ज्ड हो गया, मतलब कंप्लीटली डूब गया। 10,000 तो सिर्फ ऑफिशियल डाटा है, 10,000 जो है लोग इसके अंदर मारे गए, ये सिर्फ ऑफिशियल डाटा है। काफी सारे लोग जो है मारे भी गए और डिस्प्लेस भी किए गए। काफी सारे जो है यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह, जो उनके हाउसेस वगैरह, वो भी सुनामी के साथ अपने साथ बहा लिए गए। तो ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया कौन सा था, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। जो इसके आसपास वाले एरिया, ये अंडमान निकोबार, ये देखिए ये हमारा तमिलनाडु, ये केरला, यहीं पर हमारा पुदुचेरी, और ये हमारा क्या, आंध्र प्रदेश। तो ये सारे के सारे जो है काफी ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड थे इससे,
काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से जो सुनामीज जो है वो सुनामी आती है हमारी इंडियन ओशन के अंदर। इतनी ज्यादा नहीं आती है इंडियन ओशन के अंदर, क्योंकि ये वहां पर ज्यादा आती है जहां पर सिस्मिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। सिस्मिक मतलब जहां पर अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आते हैं, जहां पर अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आएंगे वहां पर सुनामी ज्यादा आती है। तो ये वाला एरिया वैसे सिस्मिक जोन नहीं है। सिस्मिक जोन जो है मोस्टली हमारा माउंटेन्स वाला जो हिमालय वाला एरिया है वो है, लेकिन वहां पर जो है वाटर नहीं है, तो इसलिए वहां पर सुनामी नहीं आ सकती। तो यहाँ पर आती है तो वो कभी कभी आती है, रेयर आती है, इतनी ज्यादा नहीं आती। लेकिन ये सब इतना डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ, इतने ज्यादा लोग, इतनी सारी कैजुअलिटी क्यों हुई, क्योंकि उस टाइम पर ये काफी एक मतलब एक ऐसा फिनोमेना था कि लोग इसको देखने के लिए जो है कोस्ट पर आ खड़े हुए थे कि ये क्या हो रहा है, इस तरीके का फिनोमेना हुआ। उसकी वजह से जब उसको देखने के लिए वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए, तो वो जो भी सुनामी की जो इतनी गहरी वेव थी उसकी वजह से क्या होगा, वो इतना जो है उसने डिस्ट्रक्शन किया, क्योंकि उस चीज को एक तरीके से एक फिनोमेने के रूप में एक मतलब एक अद्भुत चीज देखने को मिली लोगों को, इसलिए उसको देखने के लिए वो आगे की तरफ बढ़े, बजाय कि उनको इस चीज से अवॉइड करना था। तो ये जो लैक ऑफ मॉनिटरिंग, कि हमारी मॉनिटरिंग अच्छी नहीं थी, हमने अच्छे से मॉनिटर नहीं किया कि सुनामी इस तरीके से आ सकती है, हमारा वार्निंग सिस्टम भी अच्छा नहीं था, हमने लोगों को अवेयर नहीं किया, वार्निंग नहीं दी कि आप उस एरिया में मत जाइए, वो आपके लिए काफी हानिकारक हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमने जो है सुनामी के बारे में पढ़ा। तो सुनामी जो है एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। ये जो हमारी जो उसके अंदर उठती है, तो ये काफी सारा डिस्ट्रक्शन जो मचाती है। जो हार्बर्स होते हैं, जो हमारे शिप्स वगैरह होते हैं, जैसे कोस्टल एरिया में जो हमारे जहाज होते हैं ना, समुद्री जहाज, वहां पर खड़े करते हैं उनको, तो उनको काफी डिस्ट्रैक्ट करती है, डिस्ट्रक्शन मचाती है उनका, मतलब उनका विनाश ही कर देती है ये वेव्स, अपने साथ बहा कर ले जाती है। तो इसलिए इनको हार्बर वेव बोला जाता है जापान के अंदर। तो इस वजह से इसका नाम जो है मतलब सुनामी पड़ा, क्योंकि सुनामी को ही हम हार्बर वेव्स बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ये देखिए मैं मैप में एक बार आपको दिखा दूं, ये हमारा इंडिया है, इंडियन प्लेट। ये साथ में जो आपको दिखाई दे रहा है ये कंट्री है बर्मा। इसकी जो प्लेट्स है, मतलब ये पूरा का पूरा इतना सारा ये हमारा इंडिया है। इसकी प्लेट जो है इसके अंदर धस गई थी। ये देखिए सुमात्रा आइलैंड है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये सुमात्रा आइलैंड है, यहाँ पर जो है हमारे अर्थक्वेक का जनरेशन हुआ, और उसकी वजह से ये जो प्लेट्स है और वो 9.0 का था। तो देखिए कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड था इसका। ये प्लेट जो हमारी इसके नीचे धस गई, जिसकी वजह से ये जो सी का वाटर है एकदम से पीछे की तरफ हटा, सडनली पीछे की तरफ हटा और फिर से सडनली आगे की तरफ मूव किया, और वो जो है 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो उसने आगे की तरफ मूव किया। इस वजह से वहां पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। तो ये देखिए काफी ज्यादा ये कोस्टल एरिया है, इसके अंदर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया। आई थिंक आपको सुनामी जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ये फिगर की सहायता से देखिए किस तरीके से कितना डिस्ट्रक्शन जो है ये करती है। अब आगे आते हैं हम टाइड्स पर। ये हमारी वेव्स थी, अब हम देखते हैं टाइड्स। टाइड्स क्या होता है, देखिए वेव्स जो है वो विंड की वजह से, जो विंड्स की मूवमेंट होती है, विंड की जो स्पीड होती है उसके ऊपर मोस्टली डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम टाइड्स की बात करें, जो हमारी टाइड्स होती हैं वो मेनली डिपेंड करती है मून और जो हमारा सन होता है उसकी पोजिशन पे। मून और सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हमारी जो है टाइड्स आती हैं। देखिए ये दिन में जो है 2 बार आती हैं। क्या आती है, दिन में 2 बार आती है। इसके अंदर क्या होता है, वाटर जो है बिल्कुल पीछे की तरफ हट जाता है, फिर एकदम से वो आगे की तरफ आता है। तो ये जो है ये 2 बार जो है पूरे दिन में आती है। अब देखिए इसके अंदर जो है हाई टाइड्स के अंदर क्या होता है, हाई टाइड्स होती है। हाई टाइड्स कब आती है कि अपने हाईएस्ट मतलब लोवेस्ट लेवल पर जाकर बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाती है। ये पानी इतना पीछे हटता है एकदम से और फिर हाईएस्ट लेवल तक चली जाती है। लो टाइड में जो है वाटर फॉल टू इट्स लोवेस्ट लेवल, बिल्कुल जो है लोवेस्ट लेवल तक, जितने लेवल तक वो गिर सकता है उतने लेवल तक चला जाता है, उसके बाद फिर वापस आता है, तो वो लोवेस्ट मतलब लो टाइड हो जाती है। तो ये देखिए हमारी हाई टाइड और लो टाइड। अब ये कब कब होती है ये चीज भी हम देखेंगे। देखिए स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एंड पुल बाय द सन एंड मून, जब सन और मून के द्वारा एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको बताया चीजों को अपनी तरफ खींचना, जैसे हमारी अर्थ अपनी तरफ चीजों को खींचती है। आप कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अर्थ वो सारी चीजें नीचे की तरफ आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि हमारी अर्थ की ग्रेविटी जो है वहां पर काम कर रही है। तो इसी तरीके से जो सन और मून होती है उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो क्या करती हैं, जो अर्थ के ऊपर वाटर है उसको अपनी तरफ अपनी ग्रेविटेशन की वजह से पुल करते हैं। उस पुल की वजह से ही ये टाइड्स आती है। जब वो अपनी तरफ पुल करेंगे तो वो क्या होती है, वो जो हमारा ओशन का वाटर है वो पीछे की तरफ हटता है और फिर से एकदम से आगे की तरफ जाता है। तो देखिए इसको मैं एक पिक्चर की सहायता से मैं आपको बता दूं। देखिए ये और ये
ये दो जो टाइड आप देख रहे हैं ना, ये कहलाती हैं अपनी स्प्रिंग टाइड। ये कब होती हैं? जब फुल मून होता है या न्यू मून होता है। ओके, अब देखिए जब फुल मून होता है तो फुल मून के अंदर क्या होता है कि ये देखिए ये दोनों की डायरेक्शन जो है एक तरीके से अपोजिट होती है, अपोजिट होती है। ये देखिए इसने जो है जो सन ने इस साइड का जो वाटर है वो अपनी ग्रेविटेशनल पुल की तरफ, मतलब अपनी ग्रेविटेशन की सहायता से अपनी तरफ पुल किया, और इस तरफ से मून ने किया। तो क्या होगा? हाई टाइड आएंगे, हाई टाइडिंग उस एक तरफ से उन्होंने किया और दूसरी तरफ से उन्होंने किया, तो हाई टाइड होंगी। एकदम से जो है काफी ज्यादा पीछे तक जाके वाटर और आगे की तरफ जो है काफी ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा। तो उसके बाद देखिए इस वाले में देखिए दोनों मून और सन दोनों का इकट्ठा, दोनों इकट्ठे कंबाइनली लगा रहे हैं। दोनों के कंबाइन जो है वो क्या लग रहा है? एक तरीके से दोनों ग्रेविटेशन, मतलब अपना ग्रेविटेशनल पुल कर रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशन की सहायता से वाटर को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। और जब करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? वहां पर भी हाई टाइड होंगी। हाई टाइड होंगी जब दोनों की फोर्स काम कर रही है तो वहां पे काफी हाई टाइड होंगी। अब देखिए इसमें देखिए नीप टाइड, जब मून अपने क्वार्टर में होता है, क्वार्टर मतलब ये देखिए चौथा हिस्सा, क्वार्टर बना रहे हैं, ये देखिए इधर भी। अब देखिए अब क्या करता है? सन इस तरफ से क्या करता है? पुल करना शुरू कर देता है, और मून इस तरफ से पुल करना शुरू कर देता है। अब देखिए अब ये वाटर अपनी तरफ पुल करेगा, ये वाटर अपनी तरफ पुल करेगा, तो टाइड्स कहाँ जाएंगी? बिल्कुल नहीं जा पाएंगी। वो इतनी ऊंचाई तक जा ही नहीं पाएंगी। वो क्या होंगी? लोवेस्ट, कम होंगी, ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाएंगी। ऐसे इस तरफ देखिए सन जो है अपनी तरफ करता है पुल, और ऐसे ही मून अपनी तरफ करता है पुल। ये देखिए दोनों एक दूसरे के ऊपर, इस वाटर को क्या कर रहा है? ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ये अपनी तरफ। तो कैसे होगा? ये ज्यादा ऊंचाई तक जा नहीं पाएंगी, तो ये नीप टाइड यानी लो टाइड बोलते हैं इनको। और जो स्प्रिंग टाइड होती है वो क्या होती है? वो हाई टाइड होती है। अब इस चीज का ध्यान रखिए कि जो हमारी स्प्रिंग टाइड्स होती है ना, जो स्प्रिंग टाइड होती है वो फुल मून के टाइम पर और न्यू मून के टाइम पर होती है, और इनको स्प्रिंग टाइड भी बोलते हैं। लेकिन जो ये वाली जो लो टाइड टाइड होती है ना, लो टाइड, तो लो टाइड जो है वो जब हमारा मून फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में होता है, फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में होता है तभी, मतलब वो क्वार्टर वाली पोजीशन में होता है, तब आती है। इनको नीप टाइड भी बोला जाता है। एक फिगर और देख लीजिए, ये देखिए ये क्वार्टर में है, क्वार्टर में है तो ये क्या होगा? ये अपनी तरफ पुल करेगा, ये अपनी तरफ, तो ये वाटर को दोनों जो है पुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये देखिए दोनों की फोर्स लग रही है इस पे, तो काफी जो है दोनों की फोर्स लगेगी तो वो पुल कर पाएंगे। ये देखिए इसके ऊपर जो है मून का कोई इफेक्ट नहीं है, और सन वाली पर मून का इफेक्ट नहीं है, मून वाली पर सन का इफेक्ट नहीं है, तो दोनों अपनी ग्रेविटेशनल पुल से क्या करेंगे? पुल करेंगे, तो वहां पर क्या होगी? हाई टाइड हो जाएगी। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखिए जो वाटर होता है, वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून, तो मून क्या करता है? उसको मतलब अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है, उसकी वजह से क्या होते हैं? हाई टाइड्स होते हैं। तो हाई टाइड्स जो है, हाई टाइड्स हेल्पफुल होते हैं, किसमें हेल्पफुल होते हैं? नेविगेशन में। मतलब जब आपने जो है जब शिप्स हमारे जब हमारे शिप्स वगैरह जा रहे होते हैं तो उनके लिए हाई जो टाइड्स होते हैं वो काफी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि एकदम से पीछे की तरफ हटके वो जो है शिप्स को एकदम से जब फोर्स लगती है तो शिप्स को एकदम जो है आगे की तरफ पहुंचाने में काफी काम करते हैं। तो शिप्स जो है अच्छे से जो है अपने हार्बर वगैरह में या कोस्ट पर जो है अच्छे से एंटर कर जाता है। मान लिया इंडिया की कोस्ट है तो वो अच्छे से क्या कर जाता है? वहां पर एंटर कर जाता है। एकदम से पीछे जो टाइड हटी तो मान लिया शिप यहाँ पर है, तो एकदम से वहां पर जाकर एक बिल्कुल सडनली जो है अच्छे से वहां पर पहुंच जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो है रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, बिल्कुल जो है पानी को जो है यहाँ बिल्कुल किनारे तक जो है ये लेकर, ये शिप को बिल्कुल किनारे पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। इसके साथ साथ देखिए ये जो फिश कैचिंग है, फिश भी काफी अच्छी होगी, फिशिंग काफी अच्छी होगी, क्योंकि एकदम से वाटर पीछे की तरफ गया तो जितनी भी फिशेज वगैरह है वो आगे लेकर आता है। जैसे ये टाइड आती है एकदम से आगे की तरफ जाएगी, हाई टाइड जाएगी, तो ये शोर के पास ही बिल्कुल इसके किनारे के पास ही जो है पूरी की पूरी जितनी भी शिप्स हैं मतलब जो फिशेज हैं, फिशेज को यहाँ पर जो है लाकर जो है खड़ा कर देगा। तो ये फिशर्समैन के लिए काफी अच्छी होती है हाई टाइड्स। इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने काम आती है। अगर मान लिया यहाँ पर कम जो हमारे टरबाइन वगैरह लगे होते हैं, तो ये एकदम से वाटर आता है तो इसको टरबाइन के ऊपर एकदम से फोर्स लगती है, तो इनके ब्लेड्स वगैरह घूमते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये वाला जो है क्वेश्चन आप अच्छे मतलब इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट में आपको दिए जा सकते हैं, तीनों स्टेटमेंट डाली जा सकती है कि हाई टाइड्स या लो टाइड्स इनमें से कौन सी अच्छी होती है, किसके लिए? नेविगेशन के लिए, फिशिंग के लिए, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। देखिए ये फिगर की सहायता से देखिए, ये देखिए ये पीछे की तरफ चली गई बिल्कुल, ये देखिए कहाँ तक, और ये देखिए फिर से आ गई।
लो टाइड, ये उधर गई लो टाइड, ये देखिए हाई टाइड। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब आगे देखिए स्प्रिंग टाइड, ये मैंने आपको बता दिया, जब मून जो है वो फुल होता है और न्यू मून होता है तब हमारी स्प्रिंग टाइड्स होती हैं। लेकिन जब हमारा मून जो है वो क्वार्टर में, फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, तब हमारी क्या होती है, लो टाइड्स होती हैं। तो यहाँ पर जो है एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पुल करते हैं, डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं, इसलिए यहाँ पर लो टाइड्स बनते हैं। अब देखिए हम आते हैं ओशन करंट्स पर। देखिए ओशन करंट्स, जो हमारा ओशन का वाटर होता है ना, वो लगातार क्या करता है, मूव करता रहता है, मूव करता रहता है, फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग करता रहता है डेफिनेट डायरेक्शन। एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है इस तरीके से, ऐसे सर्कुलर मोशन में, इस तरीके से ये करता है सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके से। तो इसकी फिक्स पोजीशन होती है, इसी में ही करता है। ये वार्म भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। ये भी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया जो है पहले वाले लेक्चर्स में दिया था कि ये वार्म भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। और ये जो है इक्वेटर के पास से जो है ओरिजिनेट होता है, जो इक्वेटर होता है ना हमारा, वहां से ओरिजिनेट होता है और वहां से करता हुआ ही पोल्स की तरफ बढ़ता है, ऐसे पोल्स की तरफ। अब देखिए कोल्ड जो करंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पोलर से चलते हैं। देखिए जो पोलर है वो वाला एरिया हमारा क्या होता है, ठंडा होता है। देखिए ये हमारा इक्वेटर है, बीच वाला पार्ट, और इधर हमारा क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। अब जो पोल्स होते हैं ना वो बर्फ से ढके होते हैं, तो वहां पर क्या होगा, ऑब्वियसली वो जो एरिया कोल्ड होगा, तो वहां पर वहां से जो करंट चलते हैं ना वो कोल्ड होते हैं हमेशा। इस चीज का ध्यान रखिए, यहाँ से पोल से जो करंट चलेंगे वो हमेशा कोल्ड होंगे। लेकिन जो यहाँ से इक्वेटर से चलेंगे, तो देखिए इक्वेटर पर तो जो है बिल्कुल सन बिल्कुल वर्टिकली ओवरहेड होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा चमकता है सन। यहाँ पर जो है गर्मी बहुत ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर जो करंट चलेंगे ना वो हमेशा क्या होंगे, वार्म करंट होंगे। इस चीज का ध्यान रखिए कि जो लोअर लैटिट्यूड में होते हैं वहां पर क्या होते हैं, हमारे वार्म करंट होते हैं। ये देखिए लोअर लैटिट्यूड है, ये हमारा 0 लैटिट्यूड है, फिर 1 2 3 ये लोअर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वार्म करंट हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बड़े लैटिट्यूड पर आप जाएंगे, हाई लैटिट्यूड पर जाएंगे, 90 डिग्री पर जाएंगे, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, हमारे कोल्ड करंट्स हो जाएंगे। तो देखिए ओशन करंट है वो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी टेम्परेचर कंडीशन ऑफ एरिया। अगर मान लिया लैंड का कोई एरिया है, उसके पास में अगर वार्म करंट जो है वो बह रहा है, तो उस एरिया के टेम्परेचर को जो है, वहाँ की वेजिटेशन को, टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि जो वाटर होता है वो हमेशा एक मॉडरेटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो ये लेकिन जो कोल्ड और वार्म जो करंट होते हैं ना, तो वो भी एक अलग अलग तरीके का जो है इफेक्ट डालते हैं। उनके बारे में हम जो है आगे आने वाले जो है लेसन्स में काफी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक आइडिया ले लीजिए कि ये जो हमारे करंट्स होते हैं वो काफी जो है इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ये देखिए वार्म करंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वार्म टेम्परेचर लेके आते हैं। देखिए जब ये वार्म करंट यहाँ पर जाएंगे तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, एक तरीके से यहाँ पर जो है वार्म टेम्परेचर ही क्रिएट कर देंगे। अगर कोल्ड होगा तो क्या करेंगे, मान लिया ये कोल्ड है, कोल्ड हुआ तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये वाला एरिया में थोड़ा टेम्परेचर जो है वो कोल्ड रहेगा। तो देखिए ये हमें जो है जहाँ पर हमारे जो कोल्ड करंट है और वार्म करंट मिल जाते हैं, मान लिया ये वार्म करंट है, ये कोल्ड है, तो ये आपस में जहाँ पर मिलते हैं ना, वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा फिशिंग ग्राउंड होता है, फिशिंग ग्राउंड। क्योंकि ये अपने साथ क्या करते हैं, इनके अंदर जो न्यूट्रिशनल जो मटेरियल होता है, न्यूट्रिशनल जो चीजें होती है, वो यहाँ पर आकर मिक्स हो जाती हैं और यहाँ का टेम्परेचर क्या बना देती है, एक मॉडरेट तरीके का टेम्परेचर जो क्रिएट कर देती है। क्योंकि ना तो ज्यादा वार्म में कोई जो स्पीसीज जो है वो रहने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, ना ही कोल्ड में जो है ज्यादा थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। लेकिन ये जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर जो एक बैलेंस्ड टेम्परेचर बन जाता है और वहाँ पर जो है काफी ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा मात्रा में होंगे तो वहाँ पर फिशेज जो है वो काफी ज्यादा होंगी। देखिए फिशेज ग्राउंड बन जाता है, बेस्ट फिश ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हमारे जो है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अच्छे फिशिंग ग्राउंड कहाँ पर बनते हैं, जहाँ पर जो हमारा वार्म और कोल्ड वाटर है, करंट जो है वो मिल जाते हैं वहां पर। अब देखिए सी ऑफ जापान और नॉर्थ अमेरिका की जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहां पर काफी ज्यादा अच्छे फिशिंग ग्राउंड है। मैं मैप पे अभी दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पर कैसी कंडीशन बन जाती है, कैसा वेदर बन जाता है, यहाँ पर फोगी मतलब फॉग बन जाती है। देखिए जितने भी आपको ब्लू में दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, कोल्ड करंट्स है। ब्लू में आपको कौन से करंट दिखाई दे रहे हैं, कोल्ड। और जितने भी आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं वो वार्म करंट है। अब देखिए ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। ये देखिए बताया था कि यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से करंट चलना शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ से चलेंगे तो ये वार्म करंट होगा। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये अटलांटिक ड्रिफ्ट है। ये क्या होगी, ये देखिए यहाँ से इक्वेटर की तरफ से ये करंट चला, ये क्या हुआ,
ये कोल्ड हुआ। तो ये मैंने बताया था, ये सॉरी पोल की तरफ से, ये पोल की तरफ से, पोल्स की तरफ से चला, ये क्या हुआ ठंडा, और ये क्या हुआ गर्म। ऐसे ये देखिए ये इक्वेटर है, यहाँ से जो है ये करंट चला, तो ये क्या है, ये हमारा वोम है, और उसके बाद देखिए ये हमारा क्या कोल्ड। अब देखिए ये वोम और कोल्ड है ना, यहाँ पर आपस में मिल रहे हैं। ये देखिए ये गल्फ स्ट्रीम और ये लेब्राडोर, और ये कौन सी कोस्ट है, नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट। अभी जब हमने पीछे पढ़ा, यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे क्या होंगे, फिशिंग ग्राउंड। एक यहाँ पर देखिए ये जापान है, ये जापान है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक क्रूशियो और एक ओयाशियो, ये दोनों करंट मिल रहे हैं। ये कोल्ड वाला है और ये हॉट वाला है। अब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स होंगे। ओके, और देखिए और कहीं पर भी ऐसे आपको मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको मिल रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छे जो है फिशिंग ग्राउंड्स हैं। तो ये देखिए जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जो ऊपर की तरफ से आ रहे होंगे या नीचे की तरफ से, पोल्स की तरफ से आ रहे होंगे, वो सारे के सारे करंट जो वो ठंडे होंगे। ये देखिए ये भी ठंडा है, ये भी देखिए ये ऊपर की तरफ से आ रहा है, ये भी ठंडा है। लेकिन ये नीचे की तरफ से ऐसे मुड़ा है तो ये गर्म है। ये वाला जो है नीचे की तरफ से गया पोल्स की तरफ, ये भी गर्म होगा। लेकिन ये ऊपर से आ रहा है, ये हमारा ठंडा होगा। इसी तरीके से ये हमारा पोल्स की तरफ से आ रहा है, ये देखिए ये भी हमारा ठंडा है। लेकिन ये इक्वेटर की तरफ से आ रहा है, ये हमारा वार्म है। तो इस तरीके से हम जो है कोल्ड और वार्म जो करंट होते हैं उनको देख सकते हैं। ये देखिए ये भी आप अच्छे से फिगर में देख सकते हैं। देखिए this is the end of this chapter. If you like the video, then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the further notification. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you.